गर्मी में गरीब परिवार का जंगल में संसार। ओहो बाबा, बहुत गर्मी लग रही है ना? अब बेटा गर्मी है तो लगेगी ही, और इस घोर जंगल में तो और भी ज्यादा गर्मी महसूस होती है। आसपास कोई घर वर तो है ही नहीं। सारा दिन ये जंगल तप कर आग ही तो बरसाता है। इस गर्मी से तो सारी बोई हुई फसल भी खराब होती जा रही है। उधर चाय का बुरा हाल हो गया है और इधर आलू का बुरा हाल है। सही बोल रहे हो बाबा। एक तरफ रितेश अपने खेतों को देखकर परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन। हे भगवान, इस गर्मी में कपड़े तो रखे रखे ही सूख गए। जंगल में वक्त गुजारना बड़ा ही मुश्किल है। सही बोल रही हो सोनाली, जरा मुझे तो देखो, मैं तो सर से पांव तक पसीने में नहा रही हूँ। यहाँ चूल्हे पर बैठकर हालत खराब हो रखी है। सभी का ऐसे ही बुरा हाल हो रहा था। ये है स्वरा का ससुराल, जो कि जंगल में बसा हुआ था। उसके परिवार में उसकी सास, ससुर, ननद, पति और एक बेटी थी। स्वरा के घर वालों ने जंगल को ही अपना संसार बनाया हुआ था। उसका पति जंगल की ही थोड़ी थोड़ी जमीन पर खेती करता था। स्वरा की छोटी सी लकड़ी की कुटिया भी जंगल में ही थी और बाकी के सभी काम भी वो जंगल में ही करते थे। अब गर्मी का मौसम था, जो उन सभी पर बड़ा भारी पड़ रहा था। अच्छा है ये खाना बन गया। रितेश जी, बाबा, सोनाली, सभी आ जाइए, खाना खा लीजिए। चल रितेश बेटा, ये मेहनत बाद में हो जाएगी, अभी पहले पेट पूजा कर लेते हैं। अनिकेतन रितेश को भी ले आया और स्वरा ने खाना लगा दिया। पूरा परिवार अभी जमीन पर बैठकर खाना ही खा रहा था कि रितेश बोला, क्या खा लो ऐसी गर्मी में खाना वाना। आज पूरे 3 साल हो गए हैं दुनिया से कटकर इस तरह की जिंदगी जीते हुए, वो भी जंगल की। 3 सालों से ना अच्छा खाने को मिला है और ना ही सुकून की सांस आई है। रितेश जी, इस तरह खाने पर गुस्सा नहीं निकालते हैं। अब गुस्सा आ रहा है तो किस पर निकालूं? स्वरा, पता है जब हम इस जंगल में आए थे तो मैंने हर रोज इस उम्मीद के साथ आंखें खोली थी कि काश आज का दिन अच्छा होगा, लेकिन उम्मीद की भी हद हो गई, सब्र की इंतहा हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदलेगा। आज भी नहीं भूल पाता हूँ मैं उस मनहूस दिन को जब हमसे हमारा सब कुछ छिन गया था और इस बर्बादी की शुरुआत हुई थी। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आ रही हूँ और आज तो बाजार में खाने पीने की भी बड़ी चीजें थी, तो मैं एक पन्नी भरकर ग्रोसरी का सामान भी ले आई। क्या बात है माँ जी, आप रो रही हो क्या? बहू, सब कुछ खत्म हो गया बहू, सब बर्बाद हो गया। तू अपने पति पर से विश्वास ना उठाना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्या बोल रही हो माँ जी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ है? स्वरा, अब हमारा इस घर से जाने का वक्त है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन एक इल्जाम लग जाने की वजह से मुझे ये घर छोड़ना होगा। कैसा इल्जाम? क्या बात हो रही है यहाँ? रितेश जी, कुछ तो बताइए। मैं बताता हूँ ना भाभी, ये रितेश क्या अपने मुंह से बताएगा। कंपनी से बहुत सारे पैसे गायब हुए हैं, वो भी उस अकाउंट से जिसको आपके पतिदेव रितेश जी हैंडल करते थे। सभी अच्छी तरह से अच्छे से छानबीन हो गई है और हर सुराग यही बता रहा है कि किसी और के चोरी कर पाने की आशंका ही नहीं है। अगर कोई चोर है तो वो आपके पतिदेव ही है, और इसी वजह से हम आपका घर, आपका सामान, आपका बैंक बैलेंस और सब कुछ जब्त कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए, आप रितेश जी के बॉस है ना, आपको तो पता होगा कि रितेश जी कैसे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। भाभी, पैसा कब किसकी नियत बदल दे ये कोई नहीं जानता, और आपका मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा भी नहीं होगा। आपका मकान और सब कुछ हमारे नाम हो ही चुका है, तो आप लोग अब जाइए, जहाँ जाना हो जाइए, बस यहाँ से निकलिए। एक ही झटके में एक इल्जाम के तहत रितेश से उसका सब कुछ छिन गया। अब सर से छत और जेब से पैसा चले जाने की वजह से कोई भी रितेश की मदद करने को तैयार नहीं था। लाला जी, आप तो जान पहचान के आदमी हैं, मैं कोई पैसा मारने वालों में से नहीं हूँ। मुझे ये कमरा किराए पर दे दीजिए, मैं 1 महीने में आपका किराया पक्का चुका दूंगा, लेकिन अभी एडवांस नहीं दे सकता हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाया। कोई और होता तो मैं घर देने को सोच भी सकता था, लेकिन तुम तो चोर हो भाई। इतनी अच्छी नौकरी चोरी की वजह से गवा दी तुमने। मैं तो तुम्हें बिल्कुल कमरा ना दूं, क्या पता मेरा किराया ही खा जाओ। लाला ने रितेश की कोई मदद नहीं की। ऐसे ही जिससे भी रितेश ने मदद मांगनी चाहिए, उसने उसे चोर कहकर भगाया। अब रितेश को समझ आ रहा था कि दुनिया वाले बस पैसे वाले को ही इज्जत देते हैं। रितेश ने ज्यादा किसी के आगे रहम या मदद की भीख नहीं मांगी। वो अपने परिवार को लेकर एक जंगल में आ गया और वहीं उस जंगल को उसने अपना संसार बना लिया। उस दिन के बाद से रितेश की हर सुबह जंगल में ही हुई।
रितेश जी, जो बीत गया उसको सोचकर अब क्या दुख मनाना है। आप ये तो देखो कि जब दुनिया ने ठुकराया तब हमें कुदरत ने जगह दी, इसीलिए हमारे पास जो है हमें उसी में शुक्र करना चाहिए। जो गुजरा वो एक खूबसूरत धोखा था और जो है वो कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसी उतार चढ़ाव का नाम ही तो जिंदगी है ना। स्वरा की बात को सुनकर रितेश ने गर्दन हिला दी और अब भी वो सभी खाना ही खा रहे थे कि तभी रितेश को अपनी छोटी सी बेटी के पांव के पास एक बड़ा काला नाग आता हुआ दिखाई दिया। सोना, सभी लोग पीछे पीछे को हो जाओ, पीछे हो जाओ। सोना, मेरी बच्ची, रितेश जी कुछ कीजिए, ये नाग तो सोना को कहीं डस ना ले। स्वरा बुरी तरह से घबराने लगी। सभी घर वाले भी डर रहे थे क्योंकि नाग सोना के पास ही था कि तभी रितेश ने पास ही घर में से एक भारी सी लकड़ी उस नाग पर फेंक कर मारी। लकड़ी एकदम सही जगह पर लगी जिससे नाग सोना से दूर भाग गया। नाग के भागते ही स्वरा ने सोना को गोद में उठा लिया और वो उससे लिपट कर रोने लगी। हे भगवान, कहते हैं कि कभी तुझसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि तू मौत ही दे दे। स्वरा के शब्द रितेश को किसी तीर की तरह चुभे, लेकिन उसने उस वक्त जाहिर नहीं किया। जंगल में रहना और वक्त गुजारना आसान नहीं था। ऐसे ही अगले दिन सभी अपने अपने कामों में सुबह से ही जुटे हुए थे। रितेश और अनिकेत दोनों गर्मी में नदी से पानी ला लाकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ स्वरा और सोनाली दोनों मिलकर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। सोनाली, चलो आज तो वो जो जंगल में सेब का पेड़ है ना, वहां से सेब लेकर आते हैं। आज खाने में सेब भी काटेंगे। ठीक है भाभी, चलिए आइए चलते हैं। स्वरा की बात को सुनकर सोनाली और स्वरा दोनों जंगल से सेब लाने जाने को निकल गई। सेब का पेड़ काफी दूर था, ऐसे में उनके पांव भी जाते जाते जलने लगे और उन्हें पसीना भी आ गया, लेकिन वो दोनों आखिर सेब ले ही आई। ऐसे ही उनकी जिंदगी पूरी तरह चुनौतियों से भरी हुई थी। अगर उन्हें पानी भी लाना होता तो दूर तक चलकर नदी से लाना पड़ता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज शाम के वक्त स्वरा के घर में सभी खाना खाने ही बैठ रहे थे कि उन्हें एक गाड़ी के हॉर्न जैसी आवाज आई। जंगल में कोई गाड़ी आई है क्या? लगता तो है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की गाड़ी जंगल के गड्ढों में फंस गई है। चलिए रितेश जी चलकर देखते हैं, हो सकता है कि किसी को हमारी जरूरत हो। रितेश और स्वरा ने जैसे ही बाहर झांक कर देखा तो उन्हें कुछ दूरी पर फंसी हुई गाड़ी दिखाई दी, जिसका पहिया एक गड्ढे में फंस गया था और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अरे साहब, हाथ लगाऊं क्या? अरे कौन हो भैया? यहीं का रहने वाला हूँ, जल्दी से बताओ, हाथ लगाऊं क्या? अजय, ये भी कोई पूछने की बात है। चलिए, बेचारे न जाने कौन है, हम मदद कर देते हैं। स्वरा और रितेश गाड़ी को धकेलने लगे, लेकिन वो इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उनकी ताकत काफी नहीं रही। अभी वो दो लोग ही दम लगा रहे थे कि पीछे से परिवार के बाकी सदस्य भी आ गए और सभी ने ताकत लगाकर गाड़ी को गड्ढे से निकाल दिया। गाड़ी गड्ढे से निकलने पर गाड़ी का मालिक गाड़ी से निकला और रितेश का शुक्रिया अदा करने लगा कि तभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रितेश, ये तुम ही हो ना? तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? अरे बॉस, आप क्या करूंगा, आपकी ही बदौलत ये घर नसीब हुआ है। मुझे माफ कर दो रितेश, माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया। मुझे लगा कि तुम झूठ ही बोल रहे हो, लेकिन मैं गलत था। तुम्हें काम से निकालने के 1 महीने बाद असली चोर पकड़ा गया, जिसके बाद मुझे काफी दुख हुआ। मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से तुम्हारा पता भी पूछा, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। आज तुम मुझे देखो, कैसे इत्तेफाक से मिल गए। चलो रितेश, वापस चलो, मैं तुम्हें वापस लेकर जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये जंगल मेरा संसार बन चुका है। और जिद्दी मत बनो रितेश, तुम्हारा परिवार हमेशा इस जगह पर नहीं रह सकता है। तुम समझ तो रहे हो ना, जो भी था बस एक गलतफहमी ही थी, जो कि सुलझ चुकी है। मैं तुम्हें फिर से नौकरी दूंगा और तुम्हें फिर इज्जत मिलेगी। अपनी छोटी सी बेटी की खातिर चलो। अपने परिवार का मुंह देखकर रितेश वापस जाने को मान गया। बस फिर क्या था, उसी दिन रितेश का परिवार जंगल को छोड़ आया और उन्हें दोबारा अपना घर मिल गया। अब रितेश को फिर से मोहल्ले में इज्जत मिलने लगी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अरे वाह, इतने सारे मीठे मीठे रसीले आम, मैं कब से इतने सारे आम खाना चाहती थी। अरे ये तो अल्फांसो मैंगो है और ये लंगड़ा और दशहरी, क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा। हाँ, तीनों एक साथ उठाकर खाती हूँ। सौम्या तीनों तरह के आम को उठाकर खाती है, उसका रस टपक कर कपड़ों पर गिर जाता है। तभी उसकी माँ उसे कच्चा बैंगन तुरई खाता देख बोलती है, सौम्या तू ये क्या कर रही है? सौम्या, होश में आ, खुली आंखों से आम के सपने देखना बंद कर। आहा भाई, आम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तभी सुमन उसके हाथ से बैंगन तुरई हाथ मार के गिरा देती है, जिससे सौम्या होश में आ जाती है। अरे माँ, ये क्या किया आपने? मैं इतना टेस्टी आम खा रही थी, गिरा क्यों दिया?
गधेड़ी, खुली आंखों से सपने देखना बंद कर। वो देख, तू बैंगन तुरई एक साथ खा रही थी, वो भी कच्चा। ये आम नहीं है। क्या? मैं सच में ये खा रही थी। मैं आम के पीछे बहुत दीवानी हो गई हूँ माँ। मेरा इस गर्मियों के मौसम में आम खाने का बहुत मन है, लेकिन आम इतना महंगा है कि हम जैसे गरीब लोग खरीद ही नहीं सकते। आम का जूस भी 50 रुपए का आता है। माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी माँ अकेले तेरा ध्यान भी नहीं रख पा रही है। तेरी गरीब माँ तुझे आम भी नहीं खिला पा रही, लेकिन तू देखना, मैं तेरी ऐसी जगह शादी करूंगी जहाँ सिर्फ आम के बगीचे ही बगीचे होंगे। तू दिन रात आम खाएगी, तेरा ये आम खाने का सपना पूरा हो जाएगा। ऐसा जरूर होगा ना? हाँ मेरी बच्ची। सुमन ये कहती है। इतने में झोला लिए पंडित जी पहुँचते हैं। राम राम सुमन बहन, तुम्हारी बेटी के लिए एक अमीर घर का रिश्ता लाया हूँ। उन लोगों का आम के बगीचे का बहुत बड़ा बिजनेस है। तुम हाँ करो तो बात आगे बढ़ाएं। ये देखो लड़का। अरे वाह, लड़का तो हीरा है, हीरा। और उसका आम का बगीचा भी है। लगता है अभी अभी मेरी जुबान पर सरस्वती माता बैठी थी। हमने कहा नहीं कि उन्होंने तेरे लिए रिश्ता भेज दिया। पंडित जी, आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ये सुन पंडित वहाँ से जाकर अमीर घर में रिश्ते की जुड़ने की बात बता देता है। वहीं सौम्या भी बहुत खुश होती है। फाइनली माँ, मुझे एक ऐसा ससुराल मिल गया जहाँ मैं ढेर सारे आम खा सकती हूँ। वहाँ आम की कोई कमी नहीं है। हमारी गरीबी के चलते हम गर्मियों में सस्ते आम भी नहीं खा पाते थे, और अब देखो, अब तो मेरी बच्ची आम के बगीचे में राज करेगी और ढेर सारे आम खाएगी। कुछ ही हफ्तों में सौम्या की धनुष से धूमधाम से शादी हो जाती है और ससुराल वाले खुशी से उसका स्वागत करते हैं। तभी 2 नौकर आम की पेटी लाकर वहाँ रखते हैं। आम की खुशबू सूंघ बहू हाथ में आम उठा लेती है। अरे वाह, इतने सारे आम तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे, और इनकी खुशबू कितनी अच्छी है। माँ जी, क्या ये खास आम की पेटी मेरे लिए आई है? मेरा तो मन कर रहा है अभी खाना शुरू कर दूं। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ भी मत करना। ये तुम्हारे लिए आम नहीं आए हैं, ये हमें किसी को सालगिरह के तोहफे के रूप में देने हैं, इसे वापस रख दो। भाभी, शायद आप गरीब घर से आई हो, इसीलिए पहली बार इतने सारे आम देख रही हो। मैं तो बचपन से ही आम के बगीचे में बड़ी हुई हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वंशिका, ऐसे नहीं बोलते। अरे पापा, मैं तो बस यूं ही। बहू, गर्मी बहुत है, तुम थक गई होगी, जाओ आराम कर लो। तब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। तब सास उसे बड़े से आम के बगीचे में ले जाती है, जहाँ हर पेड़ पर अलग अलग तरह के आम लगे हुए थे, तो कुछ कच्चे भी थे। माँ जी, हमारा आम का बगीचा तो बहुत बड़ा है। बहू, तो सोच भी नहीं सकती है ये जगह कितनी बड़ी है। यहाँ 101 आम के पेड़ हैं, तो सोच जमीन कितनी बड़ी होगी। और हमारा बिजनेस। खैर, यहाँ से कुछ आम तोड़ ले, जिसकी आज तू पहली रसोई बनाएगी। ऐसा कर, खट्टी मीठी आम की लौंजी बना दे, और मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, और बाकी का नॉर्मल खाना। जी माँ जी। सौम्या आम तोड़ने जाती है कि घर के नौकर जाकर उसे कुछ कच्चे और पक्के आम तोड़कर दे देते हैं, जिससे सौम्या खुशी खुशी मैंगो आइसक्रीम, लौंजी और शेक बनाने के साथ पराठे बना देती है, जिससे सब खाते ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू, आम के सीजन में आम की लौंजी के साथ पराठे खाने में बहुत मजा आता है। ये मेरी माँ बचपन में बनाकर मुझे खिलाया करती थी। मुझे तो और चाहिए, जरा तू और दे दे। और बहू, मुझे भी दे। मेरा भी ये सब खाने का मन है। जल्दी से ये सब लोग खाना खा लें, उसके बाद मैं आम वाली चीज खाऊंगी। जी माँ जी, लीजिए। भाभी, मेरा 2 ग्लास के मैंगो शेक से कुछ हुआ नहीं, 2 ग्लास और दे दो ना। और सौम्या, वो सारी आइसक्रीम मुझे दे दो। जानता हूँ तुमने अभी खाई नहीं होगी, पर तुम बाद में खा लेना, मुझे ऑफिस भी जाना है। जी कोई बात नहीं, यहाँ आम की कमी थोड़ी है, मैं बाद में खा लूंगी। पहले आप सब खा लीजिए, और ये लो वंशिका, जूस पी लो। पराठे रखे, मैं मिर्च के अचार से खा लेती हूँ। अरे बहू, अचार से याद आया, हमारे घर में आम का अचार तो बना नहीं है। अब तू आ गई है तो बना दे। जी माँ जी। बेचारी आम की दीवानी सौम्या के लिए घर में आम से जुड़ा कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता, और मजबूरन मिर्च पराठा खाकर वो काम चलाती है। फिर कच्चे आम काट काट कर इसका मसाला तैयार कर आम का अचार बनाकर धूप में डिब्बे में डालकर छोड़ देती है। अगले दिन सास, बहू देखो, और आम की पेटी आई है, ऐसा कर ज्यादा तादाद में आज आम से जुड़ी 2-4 चीज बना ले। जी माँ जी, मैं सबके लिए मैंगो मस्तानी, मैंगो जूस, मैंगो चटनी और मुरब्बा बना लेती हूँ। अरे वाह, सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। बहुत जल्दी बना ले अब तो। सौम्या रसोई में जाकर पूरे आम की पेटी के आम छीलकर एक पतीले में मैंगो मस्तानी बनाती है, और दूसरे में मैंगो जूस और बाकी की चीज भी तैयार कर देती है। ये सब बनाते बनाते उसे रसोई में पसीने आ गए थे। वो थोड़ा सा चख लेती है।
वाह, ये सब मैंने कितना टेस्टी बनाया है, आज तो ज्यादा भी बनाया, आज मैं खा लूंगी। कुछ देर बाद सास ससुर के रिश्तेदार आ जाते हैं, जिसके बाद सौम्या के लिए आम की कुछ भी खाने की चीज नहीं बचती। अब ससुराल वाले और बाकी के लोग खा जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और ससुराल वाले अपनी पसंद के अलग अलग वैरायटी आम की बनवा कर खुद खा जाते हैं, लेकिन सौम्या को कुछ नहीं मिलता। इसी बीच सुमन उससे मिलने ससुराल पहुंचती है, जहां डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब मैंगो आइसक्रीम खा रहे थे। भाभी, आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनी है, एक बार और दे दो। हाँ, ये लो ना। तभी वंशिका के हाथ से आइसक्रीम की कटोरी गिर जाती है। ओह नो, ये मुझसे क्या हो गया? अभी मुझे और खाना था। भाभी, अपनी वाली आइसक्रीम दे दो ना, आप और बना लेना। लेकिन वंशिका, ये मेरा हिस्सा है और अब आइसक्रीम बनने में 3-4 घंटे लगेंगे। ये मैं खा लेती हूँ, तुम तो खा चुकी हो ना। बहू, तू जिद क्यों कर रही है? दे दे उसको। जी माँ जी। ये लो वंशिका। माँ, आप कब आई? सौम्या भागी भागी अपनी माँ के गले लग जाती है। अनुराधा उसके आंसू पोंछती है। क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू? वो माँ, आपको इतने टाइम बाद देखा तो आंसू रोक ही नहीं पाई। अरे समधन जी, आइए आइए आइए, बैठिए। जाओ बहू, अपनी माँ को भी अपने हाथ का बनाकर कुछ खिला दो। ऐसा करो, आम रस बनाकर दे दो। बहू ससुर की बात सुनकर रसोई में आमरस बनाकर सबको और अपनी माँ को देती है। इसी बीच भी वह आमरस पीने की कोशिश करती है कि पड़ोसन आ जाती है। और ये अनुराधा अकेले अकेले सबके साथ आमरस पी रही है, मुझे नहीं देगी? अरे बहू, और आमरस रखा है क्या? मुझे ये बहुत अच्छा लगा। नहीं माँ जी, ये लास्ट कटोरी है। कोई बात नहीं, तू बाद में पी लेना, ये इनको दे दे। ठीक है माँ जी। आंटी जी, ये लीजिए। पड़ोसन आमरस पीती है। सौम्या आंसू छुपाने कमरे में जाती है कि गरीब माँ अपनी बेटी के आंसू देख बर्तन रखने के बहाने कमरे में पहुंच जाती है। सौम्या, देख, यहाँ कोई नहीं है। सच बता, तू अपने ससुराल में खुश नहीं है क्या? मैंने तो तुझे आम के ससुराल इसलिए भेजा ताकि तू खुश रहे यहाँ पर, लेकिन तू दुखी है। मैंने सोचा यहाँ तू बहुत सारे आम खा रही होगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे आम का एक कतरा खाने को नहीं मिला। मैंने 50 चीज बना दी होंगी, कभी खुद खा जाते, कभी गिरा देते, कभी पड़ोसी रिश्तेदार को दे देते, लेकिन मुझे नहीं। क्या ये लोग तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? बस बहुत हो गया, अब तू यहाँ नहीं रहेगी। लगता है मैंने गलती कर दी तुझे ऐसे ससुराल भेजकर। सोचा था खुश रहेगी, लेकिन नहीं, तू तो दुखी है। तभी सुमन सौम्या का सामान पैक करवा कर उसे ले जा रही होती है तो घर वाले पूछते। फिर सुमन ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है। अरे, मैंने कितने अरमान से अपनी बेटी को इस घर भेजा था कि वो खुश रहेगी, लेकिन आपको तो उसकी खुशी क्या, उसके खाने पीने तक का होश नहीं है। बस अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर। सुमन जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम अपने आम खाने की खुशी में बहू को ही भूल गए। देखिए, भले ही आप माफी मांग लो, लेकिन मेरी बेटी का दिल दुखा है और उसे मैं कुछ दिन अपने पास रखना चाहती हूँ। चल सौम्या। सुमन अपनी बेटी को अपने घर ले जाती है। मायके में सौम्या का मन नहीं लगता। हफ्ता गुजर जाता है। वहीं ससुराल वालों को भी सौम्या के ना होने से अकल आ जाती है। माँ, अब उसके ना होने से पता चल रहा है कि वो हमारा यहाँ कितना ख्याल रखती थी, आम की कितनी सारी चीज बनाकर देती थी। चलिए हम उसे लेने चलते हैं। हाँ बेटा, चल। अनुराधा और धनुष आम की 5-6 पेटी लेकर सौम्या के मायके पहुंच जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। माँ जी, हमें सौम्या की कमी का एहसास हो रहा है। आगे से ऐसी गुस्ताखी हम कभी नहीं करेंगे। प्लीज उसे भेज दीजिए और तोहफे में आपके लिए ये है। ठीक है दामाद जी, इसी शब्द के ऊपर मैं अपनी बेटी को आपके पास भेज रही हूँ। जा सौम्या। तब सौम्या अपने सास और पति के साथ वापस आम के ससुराल पहुंच जाती है, जहां वह ढेर सारी आम की बनी हुई चीज ससुराल वालों के हाथ से खाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।